मेंटेनेंस का केस था, अगर मेंटेनेंस 5,000 रुपये या इससे कम फिक्स हुई है, ठीक है, हस्बैंड अपील नहीं कर सकता कि ये ज़्यादा हो गई है, वाइफ या बच्चे कर सकते हैं, केस लॉज के थ्रू इस्टेब्लिश्ड है, बिकॉज बहुत कम अमाउंट है, 5,000 में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। सो जजमेंट्स के थ्रू ये बात इस्टेब्लिश्ड है कि अगर 5,000 या इससे कम की मेंटेनेंस फिक्स्ड हुई तो हस्बैंड कैन नॉट फाइल एन अपील। ये लॉ में नहीं लिखा हुआ, उन्होंने लिखा नो अपील शैल लाई मेंटेनेंस के मैटर्स में इफ 5,000 और लेस इज फिक्स्ड। लेकिन केस लॉज कहते हैं कि वाइफ एंड चिल्ड्रन कैन ऑलवेज कम टू द अपीलेट कोर्ट फॉर एनहांसमेंट, कि ये 5,000 इज नॉट अ राइटली फिक्स्ड अमाउंट। उसके अलावा फैमिली कोर्ट का कोई भी इंटरिम ऑर्डर होगा, इंटरिम ऑर्डर, उसके खिलाफ अपील लाया नहीं करती है, हमेशा अपील शैल लाई अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट एंड डिक्री। ठीक, यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, हम लोगों ने शुरू किया कि जी रिटर्न स्टेटमेंट का राइट स्ट्राइक ऑफ हो गया, तो हम लोगों ने कहा अपील तो लाई नहीं करेगी, हम लोगों ने रिटें शुरू कर दी। अब हाई कोर्ट इज़ वेरी क्लियर, उन्होंने कहा कि अगर रिट हम अलाउ कर देंगे, मेंटेनेबल कर देंगे, तो फिर तो इंटेंशन और पर्पस जो था लॉ का वो डिफीट हो गया ना, अपील में नहीं आए रिट में आ गए, प्रोसीडिंग्स तो चल रही हैं, ठीक है। टू मेक इट ईजियर उन्होंने कहा नो रिट्स, तो वो इन लिमिट डिसमिस हो जाती हैं। शुरू में हम लोगों ने बड़ा शुरू किया तो सबके सब नहीं। चलें जी, अगेन जिस तरीके से ट्रायल का टाइम पीरियड 6 माह, उस तरीके से अपील का टाइम पीरियड उन्होंने कर्टेल कर दिया कि सिर्फ 4 मंथ्स में यू हैव टू गेट दैट अपील डिसाइडेड, ठीक है। 6 माह 4 माह यानी कि मैक्सिमम 1 साल में आपने इसको कंक्लूड करना है फैमिली मैटर को। सीपीसी हमने शुरू में बात की थी अप्लाई नहीं करती और कानूनी शहादत अप्लाई नहीं करती है। कानूनी शहादत तो कहता है कि जब आपने कोई डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कराना है तो वो उसका ऑथर ही आके कराएगा। अब सामान जहेज है, रसीदें लगाई हैं आपने, वो बर्तनों वाले को कहाँ से ढूंढ के लाओगे आप? सोने की ज्वेलरी की रसीद थी, कहाँ से ढूंढ के लाओगे सुनार को? आप किसी एक होलसेल वाली मार्केट में गए हो, शालमी चले गए सामान जहेज की शॉपिंग के लिए, अब वो दुकान वाले नहीं आएंगे आपके बुलाने पे कि जी हमारी रसीद है, हाँ जी हम इसको एग्जिबिट कराने के लिए कोर्ट में आ रहे हैं। नो, दे वोंट कम। तो फैमिली एंड द फीमेल शेल सफर फ्रॉम दिस इंट्रिकेसी अगर इसको रिमूव ना किया जाता तो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कानूनी शहादत की बारीकियों से बचाने के लिए उसकी एप्लीकेशन बार कर दी। सीपीसी की बारीकियों से बचाने के लिए, डिलेज को अवॉइड करने के लिए सीपीसी की एप्लीकेशन बार कर दी। सॉरी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कैसा है, अगर एक लेट सपोज एक खातून है, वो कहती है मेरा बाप जो है वो सब्जी फरोश है और मुझे जहेज में उसने मर्सिडीज बेंज दी थी, तो मुझे लगता है कोर्ट शुड नॉट बिलीव दैट, ठीक है। तो एक रीजनेबल जो चीज़ें लिखी होती है, कोर्ट्स बहुत इसको ना विजिलेंटली देखती हैं। लिस्ट ऑफ डायरी आर्टिकल्स उन्होंने लिखा होता है कि ये आर्टिकल डिस्कार्ड, नॉट अलाउड, ये वाला आर्टिकल ठीक है। तो कोर्ट्स बहुत ध्यान से हर आर्टिकल को पढ़ती हैं। कोर्ट और पार्टीज की एबल असिस्टेंस जो आप लोगों ने कल को प्रोवाइड करनी है। चलिए, सॉरी, एबल असिस्टेंस छुपाई जा सकती है, माली हालियत छुपाई जा सकती है, तो फिर सच झूठ तो एविडेंस से प्रूफ होना है ना। चलिए हम फर्ज कर लेते हैं एक बहुत ही बिलो एवरेज खातून है, वो कहती हैं कि जी मुझे बेकिंग ओवन लेट सपोज मिला या मुझे बहुत हाई फाई मशीनरी मिली, ठीक है। तो अब अगर वो क्लेम कर रही हैं ये कि मेरे फादर ने बहुत मुश्किल से चीज़ें इकट्ठी की, पैसे इकट्ठे जोड़े किए और वो मेरे सामान चीज़ वापस नहीं कर रहे, अब ये उनका क्लेम होगा, ज़रूर होगा, वो लिखेंगी, वरना वो लगाएंगी कि जी मेरा स्टेटस फैमिली का ये है। और अगर नहीं कहेंगी तो फिर डिफेंडेंट वुड कम एंड इट वुड नॉक, नहीं जज साहब शी इज़ रॉन्ग, उसने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में बताना है कि उन्होंने बात कही है कि हमारा स्टेटस तो इतना हाई है, ये नहीं है। फिर कोई ना कोई एविडेंस दोनों पार्टीज लेकर आएंगी एंड कोर्ट शेल असेस द फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ओनली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी छुपाएंगे। एविडेंस बड़ा खूबसूरत टूल होता है, जिरा बहुत खूबसूरत टूल होता है सच को गलवाने का, अगर हम इसको केयरफुली और विजिलेंटली एक्सरसाइज करें तो। बस ये चीज़ है। मैं बच्चों से बात करी थी, जिरा पे बात हमारी हुई थी, मैंने कहा जिरा इज़ नॉट एन आर्ट कि व्हाट टू आस्क, इट्स अ आर्ट व्हाट नॉट टू आस्क। जो चीज़ें आपने उन्होंने नहीं की आपने पूछनी, वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा बनी ना भाई, क्रिमिनल में खास तौर पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहरहाल डिबेट अलग जगह चली जाएगी, हम कुछ थोड़े से सूट्स को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बहुत कॉमनली फाइल सूट होता है, तो इसमें हमारे ब्रीफ फैक्ट्स क्या होंगे?
इसमें डेट ऑफ मैरिज नहीं आपने छोड़नी, डावर नहीं आपने छोड़ना, जो बच्चे पैदा हुए वो नहीं आपने छोड़ने, और किन ग्राउंड पे आप डिसोल्यूशन मांग रहे हैं, सेक्शन 2 डीएमए में या खुला, जो ग्राउंड है स्पेसिफिकली स्टेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली ही आपने एविडेंस लीड करनी है प्लीज़। ये वाली बात ना मुझे लगता है मुझे बार बार कहना पड़ेगी, या मैं कहती हूँ बार बार बच्चों से, सारे अपने स्टूडेंट्स से, कि प्लीडिंग्स जो आप कह देते हो ना, दे आर बाइंडिंग ऑन यू, ठीक है? तो उसको आप इतना केयरफुली एग्जामिन करें, पार्टीज को सुने, जो जो चीज़ें उनसे मांग सकते हैं आप उनको डिग आउट करके वो निकलवाएं। उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बस उनको पता नहीं होता कि ये रेलिवेंट है और मुझे लगाने चाहिए, ठीक है? सो यू हैव टू सी वेरी केयरफुली कि व्हाट थिंग्स यू हैव टू प्लीड इन योर सूट, और ये आपको पता है बीइंग अ लॉयर, पार्टी को नहीं पता। ऑल राइट, जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज क्या होती है भाई? फॉल्स एविलमेंट ऑफ निकाह। तो अगर किसी को लगता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना के इस्तेमाल किया जा रहा है, बना के रखा गया है, जिसमें एक बंदा दूसरे को अपना स्पाउस क्लेम कर सकता है जिसकी रोशनी में, उसकी जस्टिफिकेशन तकजीब निकाह, तो ये झूठा, तकजीब का कज़ब से निकला है ना, काजिब कज़ब से, तो इट्स अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए तकजीब निकाह फाइल की जाती है। मैं केस लॉ पढ़ी थी, कल रात की बात है, तो उसमें कुछ इस तरह था कि हस्बैंड ने फाइल किया था जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज कि मेरी पहले शादी हुई थी, फिर डिसोल्यूशन हो गई, फिर अभी भी वो अपने आप को जो है ना वो वाइफ क्लेम कर रही, उसको रोका जाए। तो कोर्ट ने उसका दावा इस बात पे खारिज किया कि भी पहले शादी हुई थी, शादी तो हुई थी, डिसोल्यूशन हो गई, अब अगर वो क्लेम कर रही है तो वो आपने उसको इंजंक्शन लेनी है, उसकी लीगल कैरेक्टर सेक्शन 42 डिक्लेरेशन में जाना है आपने। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज एनी मोर, ठीक है? तो अगर तो आपने मैरिज किसी भी स्टेज पे एडमिट कर ली तो जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज नहीं आपका बनेगा फिर, ठीक है? चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं मेंटेनेंस। मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। अब मेंटेनेंस होता क्या है? मेंटेनेंस में कोई इसकी एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हमारे पास मौजूद नहीं है आज तक। हर केस लॉ में कोई ना कोई नई बात निकल आती है, लेकिन बेसिक्स तो वही है। बच्चा या वाइफ है तो उसे खाना भी चाहिए होगा, कपड़ा भी चाहिए होगा, रिहाइश भी चाहिए होगी, बच्चों को एजुकेशन चाहिए होगी, एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए होगा, राइट? तो तमाम चीज़ों को क्लब करके आपने देखना है कि आपके एग्जैक्ट एक्सपेंसेस कितने बनते हैं। जैसे कि अगर आपने कहना है ना, मैंने देखे हैं बहुत से दावे पुअरली ड्राफ्टेड जब व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ जज, कि बस लिखा होता है कि जी हमारा महीने का खर्चा जो है ना वो 2 लाख है और ये जो है 1 लाख या 5 लाख कमाता है, तो इस दावा डिग्री कर दिया जाए। भाई वो 2 लाख आपने जस्टिफाई करने हैं, बाइफरकेट देम। बच्चे की स्कूल की फीस इतनी है, बच्चे की एकेडमी की फीस इतनी है, बच्चे का महीने का खाने पे इतना खर्चा आता है, आप उसे बाइफरकेट करो, उसके अकॉर्डिंगली एविडेंस लीड करो। क्यों नहीं आपके मेंटेनेंस ज़्यादा फिक्स होगी? फिर कहते हैं बाद में कि जी मेंटेनेंस तो 5,000 10,000 से ऊपर लगती ही नहीं है। इसलिए नहीं लगती क्योंकि आपने प्रॉपरली मांगी नहीं होती है। ये दुख है मेरा बहुत बड़ा, मैं चूंकि इसको फेस कर चुकी हूँ। अच्छे भले केसेस ना हमारे वकीलों की किसी न किसी कोताही की वजह से वो नहीं प्रॉपरली पार्टी को रिलीफ मिल पाता। सो वेन एवर यू पीपल आर गोइंग टू फाइल अ सूट फॉर मेंटेनेंस, प्लीज बाइफरकेट द एक्सपेंसेस। क्या क्या एक्सपेंस पे आप कौन कौन से पैसे मांग रहे हो। अगर आप 20,000 मांग रहे हो बच्चे की स्कूल की फीस का, तो लिखो, साथ में स्कूल की फीस की स्लिप लगाओ। एकेडमी जाता है, एकेडमी की फीस की स्लिप लगाओ, होती है। अगर मेडिकल कुछ मांगना है, खुदा ना ख्वास्ता बच्चा किसी परमानेंट बीमारी का शिकार है, तो मेडिकल की रिसीट्स लगाएं, उसको क्लेम करें अपने दावे के अंदर, ठीक है? अच्छा, द कोर्ट हैज टू सी 3 थिंग्स कि जो ये कह रहे हैं कि जी 2 लाख, तो क्या एक्चुअल में इनका 2 लाख स्पेंड होता भी है कि नहीं होता, ठीक है? कोर्ट ने देखना है इस बात को। एज अ कोर्ट आई एम टेलिंग यू कि कोर्ट हैज टू सी कि इन्होंने मांग लिया, अब क्या इनका एक्चुअल खर्चा है, और वो कहाँ से आएगा? वो एविडेंस से निकल आएगा। जिरा करते हुए कोई ना कोई सवाल पूछा गया होगा, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा जिससे आपका कोई ना कोई एक्सपेंस कम हो रहा होगा, ठीक है? प्लस फादर के रिसोर्सेज क्या हैं? ठीक है, हर बच्चे का राइट है कि वो बेहतरीन एजुकेशन हासिल करे, लेकिन क्या अगर एक फादर की टोटल इनकम ही 25,000 रुपये है, तो वो 50,000 वाला स्कूल अफोर्ड, वो कहें जी मैंने एचसन में पढ़ाना है, बीवी बच्चे माँ बाप से लड़े, अपने हस्बैंड से लड़े कि जी मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा एचसन में पढ़े जिसकी महाना फीस 50,000 से कम नहीं है। हस्बैंड कहता है मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, मेरी इनकम ही इतनी नहीं है। तो हस्बैंड के रिसोर्सेज कोर्ट ने देखने हैं और फिर एक सिचुएशन निकालनी है जो कि बेहतर हो बच्चे के लिए। अब नॉट एचसन, चले नीचे आ जाए, थोड़ा लेवल लो कर ले, अच्छा स्कूल कोई और रीजनेबल देख लें, ठीक है? तो कोर्ट ने बीवी की हर बात आंखें बंद करके नहीं मानी। कोर्ट हैज टू सी द फादर्स रिसोर्सेज आल्सो, एंड रिसोर्सेज इंक्लूड उसकी मंथली सैलरी, उसकी ज़मीन के किराए, उसके घरों के दुकानों के किराए, उसके फादर से जो कोई इनकम आती है वो, क्योंकि होता है हमारी फैमिली में
फैमिलीज फादर्स वगैरह कुछ दे रहे होते हैं मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो ऑल थिंग्स हैव टू बी कंसिडर्ड, लेकिन उसमें वकील को प्रॉपरली कोर्ट को असिस्ट करना होगा। ऑल राइट, स्टेटस ऑफ पार्टीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी, किचन वाली एग्जांपल मेरा ख्याल है इट्स सफिशिएंट कि स्टेटस ऑफ पार्टीज के हिसाब से खर्चात मांगे जाते हैं और वो दिए जाते हैं। जी फादर की कोर्ट के पास पावर है कि वो कमीशन भी इशू कर सकती है। कोई भी इंस्पेक्शन की पावर है उनके पास है कि वो किसी बंदे को भेज के उसकी प्रॉपर्टी, अगर वो कहता है कि मेरा तो है किराया आता है लेकिन दैट इज नॉट दैट वर्थ कि उसमें से मुझे लाखों किराया है, तो कोर्ट के पास ये पावर है, फैमिली कोर्ट के पास, कि वो कमीशन इशू कर दे। गो एंड इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी, गो एंड इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट, सी व्हाट इनकम इज जनरेटिंग। कोर्ट के पास पावर है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है किसी भी डिपार्टमेंट से कि इसकी एक्चुअल रेवेन्यू उसका जो असेस करना है ना, तो कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट मंगवा सकती है। फैमिली कोर्ट्स के पास बहुत पावर्स होती हैं, और अगर कोई खातून समटाइम्स आ जाए ना वंस इन कोर्ट, तो हस्बैंड की सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ एक एटीएम कार्ड वाली रह जाती है अगर उसे अच्छा वकील मिल गया तो खातून को, ठीक है। सो गाइड द पीपल कि अगर शादी कर लिया तो निभाओ भी जितना हो सकता है, थोड़े नाज नखरे उठा लो, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, मेंटेनेंस वाली बात हम डिस्कस कर रहे हैं। मेंटेनेंस की एक और बड़ी मजेदार सिचुएशन है। जब डिफेंडेंट आ जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट ने, चूंकि बच्चों के खर्चे तो कॉन्टिन्यूस है ना भाई, अब जजमेंट तक कौन वेट करेगा कि फैसला होगा तो मेंटेनेंस अमाउंट अलाउंस जो है आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। लॉ ने बना दिया पावर 17A की कि द मोमेंट डिफेंडेंट कम्स टू द कोर्ट, कोर्ट हैज टू हियर हिम एंड हैज टू फिक्स एन इंटरिम मेंटेनेंस, जो कि उसको टिल फाइनल जजमेंट पे करनी है हर मंथ, क्योंकि बच्चों के खर्चे कॉन्टिन्यूस है एंड कोर्ट जो है वो कस्टोडियन होती हैं बच्चों के राइट्स की, ठीक है। सो इंटरिम मेंटेनेंस की बहुत खूबसूरत प्रोविजन मौजूद है हमारे पास। तो जब कोर्ट फिक्स करेगी इंटरिम मेंटेनेंस, तो आपने बीइंग अ लॉयर ऑफ प्लेंटिफ साइड बहुत एबली असिस्ट करना है कोर्ट को कि जितना मैक्सिमम आप लगवा सकें लगवा लें, बिकॉज अगर आप नहीं असिस्ट करेंगे तो फिर इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं है। हाई कोर्ट में आएंगे तो उन्होंने कहना है जजमेंट पास होनी है, फाइनल अभी मेंटेनेंस फिक्स होनी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, गो सीक योर रेमेडी फ्रॉम देयर। सो उस टाइम पे जज साहब को आपने कन्विंस करना है किसी ना किसी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के कि इसका इंटरिम मेंटेनेंस का इतना राइट बनता है। रूल्स में नहीं है, वो फाइल देखते हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ कि इतना ही फिक्स करना है। वो उनको जो लगता है ना कि ये मुनासिब है, इसके खिलाफ 5,000 वो क्यों फिक्स करते हैं, अपील नहीं ना होती इसलिए मोस्टली। अच्छा जी, तो इंटरिम मेंटेनेंस हो गई ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट। उसके बाद जब एविडेंस होगी, जजमेंट आएगी, तो एक फाइनल मेंटेनेंस फिक्स हो जाएगी। और मज़ेदार बात, महंगाई तो हर साल हर महीने बढ़ रही होती है, तो क्या अगर आज की तारीख में 10,000 किसी बच्चे का मेंटेनेंस फिक्स हो गया तो वही 10,000 10 साल के बाद भी लगेगा? नो, एनुअल इंक्रीमेंट की प्रोविजन मौजूद है लॉ में। एंड इफ फॉर सम रीजन कोर्ट फॉरगेट्स कि वो एनुअल इंक्रीमेंट फिक्स करे तो 10% प्रिज्यूम्ड है, ठीक है। बहुत खूबसूरत राहिल कामरान जस्टिस साहब है हमारे, उनकी जजमेंट इस बात के ऊपर, व्हेन लॉ इज साइलेंट, व्हेन जजमेंट इज साइलेंट कि कोई इंक्रीमेंट नहीं है तो फिर 10% प्रिज्यूम्ड होगा। जी, सैलरी भी बढ़ रही होती है, इंक्रीमेंट्स आ रही होती हैं, उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर्स मीट विद करना होता है, तो बच्चों के खर्चात वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, एक और ही मुझे आवाज़ समझ नहीं आ रही। होगा अगर तो कोई बीबी दोबारा आ जाए कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर एनहांसमेंट ऑफ मेंटेनेंस लेके, इवन एक फ्रेश सूट भी फाइल हो सकता है, कोई रेस जुडिकाटा नहीं आता इसके ऊपर, तो फिर दोबारा से सारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा कि पहले 5,000 था, अब ये हालात हैं, अल्लाह ना करे बच्चे को कोई सवेयर बीमारी बाद में डायग्नोज हो गई, उसका हज़ारों का खर्चा बढ़ गया, फिर तो उनका राइट बनता है ना, किसने अफोर्ड करना है बच्चे को मेंटेन करने का राइट, तो अल्टीमेटली वो तो हस्बैंड के फादर का ही होता है, तो कोर्ट ने आके सिक्योर कराना है। एनहांसमेंट में बात कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद जनाब डायरी आर्टिकल्स वो होते हैं जो पेरेंट्स देते हैं, जो हस्बैंड साइड से मिलते हैं वो गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है। और गिफ्ट्स जो हैं वो उनका रेवोकेशन नहीं होती। अगर तो डायरी आर्टिकल्स में आपने लड़के को सोने की अंगूठी चढ़ा दी है ना, घड़ी चढ़ा दी है,
तो डायरी आर्टिकल्स की वापसी के टाइम पे आप वो गिफ्ट में आएगा, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर कुछ मांगना हो तो घुमा फिरा के मांग लेना, आपको ये मत लिखना अपने सामान जहेज की लिस्ट में कि ये सोने की मर्दाना घड़ी थी। समझ आ गई ना बात? तो गिफ्ट जो है वो रिकवरी डायरी आर्टिकल्स नहीं होंगे। अगर सास वगैरह को कपड़े दिए हैं वो भी वापस नहीं मिलेंगे। डायरी आर्टिकल्स की लिस्ट आप लोगों ने रीजनेबली बनानी है। और पर्सनल प्रॉपर्टी वो होती है, इसमें मैं कल भी मज़दार से केस लॉ पढ़ी थी, चले वो तो खैर अलग बात है। जो भी प्रॉपर्टी खातून शादी के बाद उसको गिफ्ट में मिलती है, जो उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है, जो वो शादी के वक्त साथ नहीं लाई थी, लेकिन एज अ पर्सन, नेचुरल पर्सन, शी इज हैविंग अ राइट टू ओन प्रॉपर्टी, तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, द वाइफ इज हैविंग अ राइट टू गेट देम बैक। सिमिलरली कस्टडी पिटिशंस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लेंथी टॉपिक। अच्छा जी, करते हैं बाजी बेटा। इन सिचुएशन को कैटर करने के लिए अगर तो आपको लगता है ना कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं उसके एंड दे आर लिविंग एन ईजी लाइफ, ईजी पोजीशन में है, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, देखिए जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो फादर की होती है। अगर फादर को कोई इस तरह की परेशानी हो जाती है तो ग्रैंड फादर कम्स इनटू फील्ड। तो उसको अगर आपने पार्टी बनाया होता है, ठीक है, तो फिर और मज़ेदार बात है कि अगर तो फादर की कोई प्रॉपर्टी है फादर के नाम पे, तो उस प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस के प्रोसीड्स निकाले जाते हैं पहले तो, अगर आपने ग्रैंडफादर को उस टाइम पे पार्टी नहीं बनाया था तो। बहरहाल इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन, वी कैन सी व्हाट फैक्ट्स इसमें हम डाल सकते हैं जी। कोई सियाना वकील उसे मशवरा दे देता है कि ये गुस्से वाले काम सही नहीं। अच्छा, इस तरह की ना बड़ी सेटलमेंट होती है, लिखवा लेते हैं कि मैं ये नहीं मांगूंगी, मैं वो नहीं मांगूंगी, लेकिन देखिए वेलफेयर ऑफ माइनर इज समथिंग विच ऑलवेज कोर्ट हैज टू सी। कल को इस एग्रीमेंट्स के बावजूद भी लिटिगेशन हो सकती है और कोर्ट की नज़र में कोई एग्रीमेंट नहीं है, भी बच्चों के राइट्स हैं, हस्बैंड फादर ने मेंटेनेंस देना है, वो ज़्यादा मेंटेनेंस दे सकता है। बीवी कह के जी अपनी अनाम में आके कि मैंने तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं लेना, तो बच्चों का राइट खराब हो रहा है ना अल्टीमेटली। तो बच्चों के राइट्स डिफरेंट हैं वाइफ के राइट से, वाइफ की ईगो से। सो कोर्ट्स नहीं कंसिडर करती इस तरह के एग्रीमेंट को। इफ द किड्स ऑप्ट टू कम इनटू द कोर्ट, अगर बच्चे आना चाह रहे हैं कोर्ट में, तो ये एग्रीमेंट्स आर यूजलेस, दे आर वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ माइनर्स ना। चलें जी जी। दोबारा बताएंगे, मुझे आवाज़ नहीं आई है। हाँ, पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो चीज़ें आपको अपने मैके की साइड से मिल गई ना शादी के टाइम पे, वो सिर्फ डायरी आर्टिकल्स है। उसके अलावा अगर आपको हस्बैंड ने चीज़ें गिफ्ट की हैं, बरी में सोना वोना मिलता है, वो आपका गिफ्ट है, पर्सनल प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है, वो सब चीज़ें मांग सकते हैं आप। चलें जी, अब कस्टडी। अप्लाई नहीं होगा? हाँ जी, नहीं होगा। फैमिली जो कोर्ट्स होती हैं ना, वो बहुत मुश्किल सी कोर्ट्स नहीं होती हैं। आप समझिए फैमिली कोर्ट की एक सुपरवाइजरी सी पेरेंटल सी जुरिस्डिक्शन होती है। वो पार्टीज़ को एक कंफर्टेबल माहौल देती हैं, पार्टीज़ को सुनती हैं, इसलिए बार बार वो उनको कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश कर रही होती हैं। कानूनी शहादत में बहुत पेचीदगी हैं, बहुत माइन्यूट सी उसके अंदर चीज़ें हैं जो कि अगर उनमें पड़ती हैं तो कोई भी केस कभी प्रूव ना हो पाए फैमिली का, ठीक है। सो फैमिलीज़ की आसानी के लिए 1964 में उन्होंने बहुत सोच समझ के कमीशंस ने ये लॉ ड्राफ्ट किया था, ठीक है।